हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर पैटर्न। तो देखते हैं इसको। अ लीनियर पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। लीनियर पैटर्न नंबर्स का वो सीक्वेंस है जहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट होगा। यहाँ पे दो तीन वर्ड है। एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है वो वैल्यू जो चेंज ना हो। मैंने फर्स्ट क्लास में भी समझाया था कि कांस्टेंट क्या होता है। इसके अंदर हमारे सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। कोई भी नंबर ले लो, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, रियल, कोई भी नंबर, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो वो वैल्यू जो चेंज ना हो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। फिर है यहाँ पे एक चीज कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो आपको लगातार दो टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब माइनस। सपोज आपने क्या किया, एक सीक्वेंस देखा और उस सीक्वेंस की कोई भी दो टर्म को उठाया और उनका डिफरेंस करा तो वो हर बार सेम आए। सपोज वो हर बार माइनस करने पे 5 आ रहा है, दैट मीन्स जो उनका डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, हर बार 5 आ रहा है। ठीक है, अब इसको और अच्छे समझते हैं डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्रोइंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एक पैटर्न दिया हुआ है जहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में कुछ टाइल्स की बात की गई है। तो देखते हैं, अगर हम स्टेज 1 में देखें तो स्टेज 1 में कितनी टाइल्स है। स्टेज 1 में है एक टाइल, स्टेज 2 में है 3 टाइल, स्टेज 3 में है 5 टाइल्स और स्टेज 4 में है 7 टाइल्स। अब इसके बाद तो हम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आगे स्टेज 5 होगी तो इस वाले पैटर्न को समझो। यहाँ पर हर बार पिछली स्टेज में जब 2 ऐड हो रहा है तो आगे की मिल रही है आपको। तो जब आपने 1 में 2 ऐड करा तो नेक्स्ट स्टेज की आपको टाइल्स मिल गई। फिर इसमें आपने 2 ऐड करा तो उससे नेक्स्ट स्टेज की आपको टाइल्स मिल गई। ऐसे अगर मुझे आगे की पता करनी है तो फिर 2 ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, स्टेज 5 के अंदर होगी 9, स्टेज 6 के अंदर होगी 11 और स्टेज 7 के अंदर होगी 13। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस आपका बना है, ये जो नंबर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाओ और उनका डिफरेंस चेक करो कि क्या वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कांस्टेंट आएगा दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो एक लीनियर पैटर्न होगा। ठीक है, सो ये आपका सीक्वेंस, किसी भी दो को उठाते हैं, अगर मैं इनका डिफरेंस करूं तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2। इसको करके देखो, 11 माइनस 9 अगेन 2। यहाँ से भी क्या आएगा, 2। यहाँ से भी क्या आएगा, 2। यहाँ से भी क्या आएगा, 2। कॉन्जिक्यूटिव में लगातार वाले ही लेने, आप 1 और 11 को नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। मतलब जस्ट बाद बाद वाले, आस पास वाले। ठीक है, जैसे इसके साथ नेक्स्ट ये है तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसके साथ नेक्स्ट ये है तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है ये एक लीनियर पैटर्न है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर मैं आपसे रैंडम ऐसे ही किसी भी स्टेज का पूछ लूँ, मैंने आपसे मान लो 81 स्टेज का पूछ लिया या फिर मैं 130th स्टेज का आपसे पूछना चाहती हूँ, तो अब आप इसको बार बार 2 ऐड करके तो नहीं देखोगे। आप 81 तक थोड़ी जाओगे, इसमें 13 में 2 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, ऐसे में तो कितने पूछ सकते थे। जैसे मैंने 140 स्टेज पे पूछ लिया, तो आप ये 2 करने नहीं लग जाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ तो एक फॉर्मूला या फिर एक रूल कुछ तो पता करना पड़ेगा जिससे आप डायरेक्ट उस चीज को कैलकुलेट कर सको। तो नेक्स्ट काम हमारा यही है कि हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें और यहाँ से कोई एक रूल या फिर कोई एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें। तो एक साइड में लिखती हूँ स्टेज, दूसरी साइड में लिखती हूँ नंबर ऑफ टाइल्स। स्टेज और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो अगर हम देखें स्टेज 1 में कितनी टाइल है, 1 टाइल। अब मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो मेरी स्टेज है अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो मेरी जितनी टाइल्स प्रेजेंट है उस स्टेज में वो आ जाएगी। जैसे अगर मैं स्टेज 1 की बात करूँ तो स्टेज 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही जब आपने स्टेज 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा और उसमें से माइनस कर दिया 1 तो क्या आ गया, 3। ऐसे ही अगर मैं स्टेज 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6, देन -1 क्या हो जाएगा, 5।
मैं क्या बोल रही हूँ लिख के समझाती हूँ। अगर मैं स्टेज 1 में देखूँ तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 1, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा 1। अगर स्टेज 2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, सॉरी हाँ 2 इंटू 2 ही होगा, -1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो जो आपकी स्टेज है 3 उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे 2 से, देन -1, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5। अब अगर स्टेज 4 है तो स्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 2 से और उसमें से माइनस कर देना है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7। ऐसे स्टेज 5 जब करोगे तो स्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 2 से, देन -1, सो यहाँ से आ जाएगा 9। देन अगर हम स्टेज 6 की बात करें तो स्टेज को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, देन -1, ये हो जाएगा 11। देन स्टेज 7, तो 7 इंटू 2 देन -1, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, एक बार आप चेक भी कर सकते हो इसको जो मैंने किया है, क्या ये बिल्कुल ठीक, अरे हाँ, तो ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की है यहाँ से वो ठीक भी आ रही है नहीं आ रही। तो 1 जब स्टेज 1 थी तो कितना आया 1, स्टेज 1 पे 1, स्टेज 2 पे 3, स्टेज 2 पे 3, स्टेज 3 पे 5, स्टेज 3 पे 5, मतलब ये जो हमने ऑब्जर्वेशन की है वो बिल्कुल ठीक करी है। अब मैं यहाँ से इसको कुछ जनरलाइज वे में लिखना चाहती हूँ, कुछ एक फॉर्मूला या फिर कुछ एक रूल बनाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो मेरी है ये हर बार की स्टेज है। अगर स्टेज 1 की बात हो रही तो 1, स्टेज 2 की बात है तो 2, 3 की बात है तो 3, साथ में स्टेज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से और उसमें से 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर मैं किसी nth स्टेज पे देखना चाहूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे n कौन सी स्टेज है, बट मैंने लेट कर लिया कोई भी n स्टेज। तो अगर हम n स्टेज पे ऑब्जर्व करें तो वो हो जाएगा 2 इंटू n -1। तो n स्टेज पर आपकी जो टाइल्स प्रेजेंट होंगी वो 2n-1 होंगी। तो आपने ये फॉर्मूला बना लिया, एक रूल बना लिया। अब वो आपसे किसी भी स्टेज का पूछ ले, आप उस स्टेज का निकाल लोगे। जैसे मैंने 81 का पूछा था तो आप यहाँ पे n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 81, फिर उसको सॉल्व कर दो, तो आपको पता लग जाएगी कि 81 स्टेज पर कितनी स्क्वायर टाइल्स होंगी। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, द number of square at stage n is given by 2n-1। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं लग रही? यहाँ पे ये जो वेरिएबल है n है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या बन गई, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गई। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ हियर 2n-1 is a linear polynomial in variable n। अब सवाल ये आता है कि कल तक तो हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, अब ये हम लीनियर पैटर्न क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है हम उससे एक लीनियर पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, या फिर ये कह लो कि हर एक लीनियर पैटर्न के लिए पक्का कोई ना कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल ज़रूर होगी जिसने उस पैटर्न को जनरेट किया होगा। जैसे इसको जनरेट करने वाली लीनियर पॉलिनोमियल कौन थी, 2n-1। ठीक है, मैंने इसी बात को लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल गिव्स द रूल फॉर्मूला फॉर द लीनियर पैटर्न। अ लीनियर पैटर्न इज जनरेटेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को हमने चेक कर लिया कि वो एक लीनियर पैटर्न है, दैट मीन्स पक्का आप उस लीनियर पैटर्न के लिए कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो अब जो हमने क्वेश्चन किया है, जो एग्जाम्पल किया है टाइल्स वाला, इसके ऊपर बेस्ड थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, इसको करते हैं। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न। पहले बोला गया कि जो ऊपर स्टेजेस दी गई हैं आगे की नेक्स्ट 3 को प्रेडिक्ट करो, मतलब स्टेज 4 तक तो यहाँ पे दिया हुआ है, आगे की 5, 6, 7 पूछा है, तो हम प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेज 5 के अंदर 9 होंगे, स्टेज 6 के अंदर 11, स्टेज 7 के अंदर 13। तो इसका आंसर क्या है आगे का, ये वाला। फिर आगे बोला गया है कि राइट द सीक्वेंस अप टू नंबर अप टू स्टेज 7 ऑफ द पैटर्न, अगेन इसका भी आंसर
सीक्वेंस लिखने के लिए बोला है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूँ तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका, तो पहले वाली स्टेज में 1 था, देन 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा, 7 तक ही बोला था ना। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 तक हो गया, और अगर आगे देखना तो उसमें 15 होगा। ठीक है, सो ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एक और थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1, कैन यू फाइंड आउट हाउ मैनी टाइल्स विल बी देयर इन द 15th स्टेज एंड द 26th स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो मैंने क्वेश्चन किया था ना आपसे स्टार्टिंग में कि अगर मैं सिर्फ यही बोलती तो आप 81 स्टेज का कैसे निकालते। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक रूल पता कर लिया था, एक फॉर्मूला पता कर लिया था, एक लीनियर पॉलिनॉमियल पता कर लिया था। अब हम इस पॉलिनॉमियल की हेल्प से किसी भी स्टेज पर कितने टाइल्स प्रेजेंट है वो हम निकाल सकते हैं। सो करते हैं इसको। सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 2n-1। यहाँ पर n किसका काम कर रहा है, स्टेज का। सो फर्स्ट पार्ट में करते हैं। फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, स्टेज गिवन है कौन सी, 15। दैट मीन्स आपको n गिवन है कि आपको 15th स्टेज पर फाइंड करना है। तो ये होगा नंबर ऑफ स्टेजेस, सॉरी नंबर ऑफ टाइल्स is equal to 2n-1, that is 2 into 15 minus 1, ये हो जाएगा 30 minus 1, that is 29 टाइल्स। सो 15th स्टेज पर आपकी 29 टाइल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट करते हैं स्टेज 26 के लिए। सो इस बार आपको n गिवन है 26। सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स is equal to 2n-1, then 2 into 26 minus 1, यहाँ से हो जाएगा 52 minus 1, that is 51 टाइल्स। तो अगर आप 26th स्टेज पर देखो तो आपकी 51 टाइल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक के 2 क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर हो गया। आगे पूछा गया ऑल्सो विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स एंड 47 टाइल्स। इस बार आपसे ये पूछा गया कि किस स्टेज पर 21 टाइल्स होंगी और किस स्टेज पर 47 टाइल्स होंगी। ठीक है, सो इस बार आपसे n की वैल्यू ही पूछी गई है, आपसे ये स्टेज ही पूछा गया है। सो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है नंबर ऑफ टाइल्स। सो पहले पूछा गया है कितना, 21। तो इस बार 21 टाइल्स प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 2n-1। सो यहाँ से आपको टाइल गिवन है 21 इज इक्वल टू 2n-1। अब आपका काम यहाँ से इस n की वैल्यू को फाइंड करना। अब यहाँ पर ये 2 भी एक्स्ट्रा है और ये -1 भी एक्स्ट्रा है, तो इनको एडजस्ट करते हैं इधर उधर। सो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये 2n एज इट इज, यहाँ से होगा 22 इज इक्वल टू 2 इंटू n, देन 2 जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा n की वैल्यू 11। दैट मीन्स 11th स्टेज पर 21 टाइल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सो 21 टाइल्स आर इन द 11th स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था 47 टाइल्स का। सो फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ टाइल्स गिवन है 46। सो नंबर ऑफ, सॉरी 47 था, 47 टाइल्स is equal to 2n-1। सो 47 is equal to 2n-1। अगेन 1 इधर आएगा तो +1, ये हो जाएगा 48, देन 48 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 24। दैट मीन्स 24th स्टेज पर आपकी 47 टाइल्स प्रेजेंट होंगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
47 tiles are in the 24th stage। ठीक है, सो ये कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। Bella has 100 rupees for pocket money. She spends 5 rupees every day. After how many days will she be left with 40 rupees? बोला गया है कि बेला के पास पॉकेट मनी के लिए 100 रुपीज़ हैं। वो डेली 5-5 रुपये उसमें से स्पेंड कर रही है, 5-5 रुपये उसमें से खर्च कर रही है। तो पूछा गया है कि कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, तो पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का मोटिव यही रहता है कि ये जो हमारा सीक्वेंस बना है, जो हमारा पैटर्न बनता है, हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, सो एक साइड मैंने लिखा है डे नंबर और इधर लिखा है मैंने अमाउंट लेफ्ट। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं, इनिशियल में देखूं, तो जब इसको पॉकेट मनी मिली थी तो वो कितना था, डे 0 पे कितनी पॉकेट मनी है इसके पास, 100। अब डे 1 स्टार्ट हुआ, डे 1 पे उसने इस 100 में से 5 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने, 95। डे 2 पर 5 और खर्च कर दिए तो बचे 90। डे 3 पर फिर से खर्च कर दिए तो बचे 85। डे 4 पर बचे 80। अब जो ये आपका सीक्वेंस बना है, इस सीक्वेंस को पहले ऑब्जर्व करो कि क्या एक लीनियर पैटर्न बन रहा है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाओ, तो मैंने ये दोनों लिया, तो जब आप इनका डिफरेंस फाइंड करोगे तो 95 माइनस 100 डिफरेंस होगा -5। ठीक है, जब आप 95 माइनस 100 करोगे, सो प्लस माइनस माइनस 100 में से 95 गए 5, बड़ा 100 है, 100 के आगे माइनस है, दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, -5। ठीक है, ऐसे जब आप इनका डिफरेंस करोगे तो 90 माइनस 95 वो भी -5 होगा, यहाँ से -5 आएगा। किसी भी दो टर्म को उठा लो, यहाँ से भी -5 आएगा, तो हर बार -5 आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, सॉरी जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, -5। अब अगर हमें ये पता लग गया कि हमारा सीक्वेंस जो है एक लीनियर पैटर्न है, दैट मीन इसके लिए हम एक फॉर्मूला, एक रूल जनरेट कर सकते हैं जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इसके लिए, अब जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल पे किया था, तो हम एक साइड लिखते हैं डे नंबर और दूसरे साइड पे लिखते हैं हम अमाउंट लेफ्ट। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि आप ऑब्जर्व किस तरीके से कर रहे हो अपने पैटर्न को। सो अगर मैं डे 0 पे देखूं तो अमाउंट है कितना, 100। अगर डे 1 पे देखूं, ठीक है, अब देखो इनिशियली कितने थे इसके पास, 100। इसमें से उसने एक दिन के 5 रुपये हटा दिए। ठीक है, तो -1 इंटू 5 दैट इज 95। अब सेकेंड डे स्टार्ट हुआ, इनिशियल थे इसके पास 100। अब इसने 100 में से 2 दिन के 5-5 हटा दिए। अगर एक दिन का वो 5 रुपये स्पेंड कर रही है तो 2 दिन का कितना करेगी, 2 इंटू 5, तो दैट मीन्स -2 इंटू 5, तो यहाँ से आएगा आपका 90। ऐसे ही डे 3 पे 100 माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 85। ऐसे ही डे 4 पर क्या होगा, 100 माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 80। अब ऐसे ही मैं डे 0 के भी लिख सकती हूँ, -0 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब जो आपने ऑब्जर्व किया एक बार चेक कर लो कि क्या बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो डे 0 पर 100 आया था, ठीक है, डे 0 पर 100 है, 1 पे 95, 1 पे 95, 2 पे 90, तो 2 पे 90। तो हमने चेक कर लिया कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशन करी है बिल्कुल ठीक है। अब मैं इससे कोई एक फॉर्मूला बनाने का ट्राई करूँगी। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, 100 तो हर बार सेम है, 5 हर बार सेम है, हर बार चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे डे हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं किसी nth डे पर देखना चाहूँ तो वो क्या होगा, अगर मैं nth डे पे देखूँ तो 100 माइनस 5n। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखूँ या फिर इसको मैं ऐसे लिखूँ, बात एक ही है। यहाँ पर भी n इंटू 5 है, यहाँ पर भी 5 इंटू n, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, आप आगे पीछे लिखो मल्टीप्लीकेशन में, वो मैटर नहीं करता। तो किसी nth डे पर जो हमारी अमाउंट लेफ्ट होगी वो कितना होगा, 100 माइनस 5n। ये जो अमाउंट है वो लेफ्ट वाली है कि 0 डे पे इतना बचा, फर्स्ट डे पे इतना बचा,
सेकंड डे पे इतना बचा, ऐसे ही nth डे पर इतनी अमाउंट उसके पास बचेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज बचेंगे। ठीक है, तो इस बार आपको अमाउंट लेफ्ट दिया हुआ है और आपसे ये n पूछा है, डे। ठीक है, सो मैं इसको पहले प्रॉपर लिख देती हूँ। द अमाउंट लेफ्ट on the nth day will be ₹100 माइनस 5n। और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल आया, देखो यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है, दैट मीन्स इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल n। सो अमाउंट लेफ्ट कितना हुआ, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 5n। और यहाँ पर n किसका काम कर रहा है, डे का। ठीक है, तो 40 का पूछा था, सो गिवन कितना है इसके अंदर, गिवन है आपको अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 40 रुपीज। सो 40 इज इक्वल टू 100 माइनस 5n। यहाँ से पहले मैं इस 5n को इधर भेजती हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 40, सो ये होगा 5n इज इक्वल टू 60, एंड n इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5, सो यहाँ से आएगा 12। दैट मीन्स 12th डे पर इसके पास कितने बचेंगे, 40 रुपीज बचेंगे। सो इसको मैं लिख देती हूँ, देयर फोर ऑन द 12th डे द अमाउंट लेफ्ट विल बी 40 रुपीज। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड थिंक एंड रिफ्लेक्ट पूछा गया, उसको करते हैं। What amount will be left on the 15th day? 15th डे पर कितनी अमाउंट बची होगी। ठीक है, सो करते हैं। अब इस बार आपको डे गिवन है, दैट मीन्स आपको n गिवन है, तो n दिया हुआ है आपको 15। सो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 5n। ये हो जाएगा 100 माइनस 5 इंटू 15, सो ये होगा 100 माइनस 75, दैट इज 25। दैट मीन्स 15th डे पर उसके पास बचेंगे 25 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आगे बोला गया है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। यहाँ पे एंटायर का मतलब है सारी की सारी, कितने दिन लगेंगे इसको सारी अमाउंट को खर्च करने में। बेसिकली 100 थे, तो 100 से 0 बनाना है, जब सारे खर्च हो जाएंगे तो 0 बचेंगे। तो इस बार जो हमारा अमाउंट लेफ्ट है वो 0 है, कि जब सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। तो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0। सो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 0। सो आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 5n। 5 इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये दोबारा करती हूँ मैं, इसको अच्छे से समझ में आया ताकि आपको, ये देखो 0 एज इट इज, ये 5n इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब 0 में 5n कुछ भी प्लस करो वापस वही आना है, तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 100। सो n की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाई 5, दैट इज 20। इसका क्या मतलब है कि उसको सारे के सारे पैसे जो 100 रुपये थे उसको खर्च करने में 20 दिन लगेंगे। 20 दिन बाद उसके सारे पैसे खत्म। सो इट विल टेक 20 days for the entire 100 rupees to be spent। ठीक, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी है। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, then it increases by 15 rupees per kilometer. What will be the
फेयर फॉर अ ट्रैवल ऑफ 10 किलोमीटर। फेयर का मतलब होता है किराया। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑटो रिक्शे का किराया स्टार्ट ही 25 रुपये से होता है, 25 रुपये से कम वो लेगा ही नहीं। आगे बोला गया रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए वो किराया सेम रहेगा 25 रुपये। सपोज आपको यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। अब अगर आप 1 किलोमीटर जाओ तब भी 25 दोगे, 1.5 किलोमीटर जाओ तब भी 25 दोगे, 2 किलोमीटर से कम जाओगे तब भी 25 रुपये ही दोगे, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया है कि 2 किलोमीटर तक का किराया मैं सेम रखूंगा 25 रुपये। अब 2 किलोमीटर के बाद का क्या बोला गया, देन इट इंक्रीजेज बाय 15 रुपीज पर किलोमीटर। 2 किलोमीटर के बाद आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये पे करने होंगे। अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। सो ऊपर मैं लिखती हूँ ट्रेवल्ड किलोमीटर कि कितना आपने ट्रैवल किया, किलोमीटर ट्रैवल्ड, और नीचे लिखती हूँ मैं फेयर कि कितना किराया हुआ। अब अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर के 25 दोगे, और अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो उसके लिए भी 25 दोगे। अब अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर का तो फिक्स है 25 रुपये, और उसमें 1 किलोमीटर का और ऐड हो जाएगा, तो मतलब 25 + 15 दैट इज़ 40। ऐसे ही जब आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें 15 और ऐड हो जाएगा तो 55। ऐसे ही 5 किलोमीटर का हो जाएगा 70, और 6 किलोमीटर का हो जाएगा 85। अब ये जो आपका सीक्वेंस बनकर आया है, इसको चेक करो कि क्या ये एक लीनियर पैटर्न फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अगेन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लो और डिफरेंस चेक करो। जब इनका डिफरेंस किया तो 15, इनका डिफरेंस किया 15, इसका डिफरेंस किया 15, इन दोनों का किया 15। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो मेरा सीक्वेंस है वो एक लीनियर पैटर्न बन रहा है। बट ये जो है यहाँ पर लीनियर पैटर्न नहीं बन रहा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लीनियर पैटर्न बन रहा है तो आप इसके लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। बट उस लीनियर पॉलिनोमियल में आपको कोई कंडीशन लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंडीशन लग रही है। ठीक है, अब हम इस लीनियर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला या फिर क्या रूल बनता है, उसको ट्राई करते हैं बनाने का। सो एक साइड में लिखती हूँ किलोमीटर ट्रैवल्ड, और एक साइड में लिखती हूँ फेयर। सो जब आप 1 किलोमीटर चलोगे, एक किलोमीटर के लिए पे करने होंगे आपको 25 रुपीज़, 2 किलोमीटर के लिए भी करने होंगे आपको 25 रुपीज़। बट जब आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो 2 किलोमीटर का तो फिक्स है 25, साथ में जो 1 किलोमीटर बच गया उसके लिए आप पे करोगे 15। तो ये हो जाएगा 25 + 1 × 15। सॉल्व करने पे आएगा यहाँ से 40। जब आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो अगेन 2 किलोमीटर का तो फिक्स हो गया स्टार्टिंग के 25 रुपये। अब जो बाकी के 2 किलोमीटर बच गए हैं, जब 1 किलोमीटर का आप 15 रुपये पे कर रहे हो तो 2 का कितना करोगे, 2 × 15, 2 × 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 15। सो सॉल्व करने पे आएगा यहाँ से 55। जब आप 5 किलोमीटर के लिए करोगे तो अगेन 2 किलोमीटर के लिए फिक्स हो गया, तो आपको फाइंड करना है आगे के 3 किलोमीटर के लिए, तो वो हो जाएगा 3 × 15। तो ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 70। ऐसे जब आप 6 का फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 25 + 4 × 15 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 85। अब देखो, अब हमने क्या करा, इसको ऑब्जर्व करो कि ऑब्जर्व करने से क्या आप एक रूल बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो 25 है ये हर बार सेम है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो आपका डिफरेंट होते जा रहा है 1 2 3 4 5 करके। ऐसे अगर मैं डिस्टेंस को n लेट कर लूँ, अब मैं n डिस्टेंस के लिए फाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपने n डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आप उसके लिए कितना पे करोगे। तो 25 तो यहाँ पे होगा ही होगा 2 किलोमीटर के लिए। अब अगर एक डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर के लिए आप 15 रुपये पे कर रहे हो तो n के लिए कितना करोगे, n के लिए कितना करोगे 15 × n। ठीक है, अब ये आपके पॉलिनोमियल बन के रेडी हो गई। पर यहाँ पर इसको चेक करो कि क्या ये
आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है वो इस वाले पैटर्न के लिए नहीं है, वो गलत हो जाएगी। तो हमें चेक करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो अगर मैं इसको, ये क्या निकल कर आया, आपका किराया निकल कर आया है एन डिस्टेंस के लिए। तो अगर मैं इस किराए को 1 किलोमीटर के लिए चेक करूँ तो यहाँ पे 25 आना चाहिए, और जब मैं 2 किलोमीटर के लिए चेक करूँ तब भी वो 25 आना चाहिए। तो मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। जब मैं इसको 1 के लिए चेक करूँगी तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1। अब यहाँ पर ये 25 में ऐड हो रहा है, तो 15 25 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, दैट मीन्स ये तो नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे ही आप 2 के लिए चेक करो तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 2। अगेन ये 25 में ऐड हो रहा है, तो 25 से तो ज़्यादा ही हो रहा है, और यहाँ पे हमारा 1 और 2 दोनों का क्या आना चाहिए, दोनों किलोमीटर का क्या आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने पॉलिनोमियल फॉर्म की है इसने इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारे इस पैटर्न के लिए, इस लीनियर पैटर्न के लिए नहीं है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, गलत। अब हमें कुछ और ट्राई करना होगा। तो यहाँ से तो हमारा काम नहीं बना, अब कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने मान लिया कि जो मेरा डिस्टेंस है टोटल, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है। अब मैं इस डिस्टेंस को लेट कर लेती हूँ कि टोटल डिस्टेंस मैंने n ट्रैवल किया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है टोटल n। अब क्वेश्चन में बोला गया जो स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर आप 25 रुपये में, 25 रुपीज़ में कवर कर चुके हो। यहाँ तक का आपने पे कर दिया 25 रुपीज़। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप यहाँ से यहाँ तक तो आ गए 25 रुपये दे के, अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको पहले डिस्टेंस तो पता लगे, तभी तो आप किराया बता पाओगे या किराया दे पाओगे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस n है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा n-2। सो हमें ये डिस्टेंस पता लग गया, ये होगा n-2। ठीक है, अब अगर आप 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़ पे कर रहे हो तो n-2 किलोमीटर का आप कितना पे करोगे, 15 इंटू n-2। ठीक, बस अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। अब हम इसके लिए पॉलिनोमियल जनरेट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। अब देखो 25 रुपये तो आप दे ही रहे थे जो 2 किलोमीटर के, प्लस आप यहाँ से यहाँ तक आ गए इन 25 रुपीज़ में। अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसके लिए अमाउंट हमने बनाया है क्या, 15 इंटू n-2। तो ये हो जाएगा 15 इंटू n-2। तो जो ये बन के रेडी हुआ है वो क्या है, आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगेगी कि ये जो n है, n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे जो आप n को लोगे या तो 2 लोगे या 2 से ज़्यादा लोगे। ठीक है, अब आप यहाँ से वैल्यू को, अलग अलग वैल्यू को लो और इसके लिए चेक कराते जाओ कि क्या इसके लिए ठीक सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये करेगा वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। द टोटल फेयर फॉर a travel of n kilometer will be 25 प्लस 15 इंटू n-2। और यहाँ पे कंडीशन है। अब देखो ये मुझे थोड़ा दिख रहा है कि मैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट के बाहर ये 15 है, तो जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होगा तो वो ब्रैकेट के हर एक टर्म के पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले ये 15 जाएगा n के पास मल्टीप्लाई होने, फिर ये 15 जाएगा -2 के पास मल्टीप्लाई होने। सो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 15n-30। अब ये दोनों नॉन वेरिएबल वाली टर्म है तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 25 गए 5, बड़ा 30 है तो यहाँ से आएगा -5। सो ये हो जाएगा 15n-5। ठीक है, कंडीशन क्या थी ये। तो अब आपका ये आगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ये वो फेयर है जब आप n किलोमीटर ट्रैवल करोगे। ठीक, सो अब मैं इसको
लिखती हूँ यहाँ पे here n 15n minus 5 is a linear polynomial in variable n। ठीक है, तो आपका फेयर निकल कर क्या आ गया? फेयर है आपका 15n-5 और यहाँ पे n किसका काम कर रहा है? किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वो आपका किराया, और ये जो n है आपका किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप चलोगे उतना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो इस बार आपको n गिवन है और फेयर पूछा है। सो n क्या है आपका? 10 किलोमीटर। गिवन n इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो आपको फेयर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 माइनस 5 हो जाएगा 150 माइनस 5 दैट इज 145। तो जब आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको इतना पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। हाउ मैनी फॉर हाउ मैनी किलोमीटर विल द फेयर बी ₹130, मतलब कितने किलोमीटर के लिए आपको 130 रुपये पे करने होंगे। इस बार आपको फेयर दिया हुआ है, किराया दिया हुआ है, और आपसे किलोमीटर बोला है, मतलब n फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो यहाँ पर गिवन क्या है इस बार? फेयर। तो फेयर है आपका 130 और यहाँ पे फेयर इज इक्वल टू 15n-5। तो यहाँ से हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 15n-5। यहाँ से आपको ये n फाइंड करना है, तो पहले इसको मैं इधर भेजती हूँ। तो ये हो जाएगा 103 प्लस 5 इज इक्वल टू 15n, हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू n। 3 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, देन 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो n की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब क्या है? 9 किलोमीटर के लिए आपको 130 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, फॉर 9 किलोमीटर द फेयर विल बी ₹130। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। जो भी वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी प्रीवियस वाली उनको देखना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।